अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ जावेद और आप देख रहे हैं लव बर्ड्स पॉइंट। आज मैं आपको लव बर्ड के सेटअप का विज़िट करवाऊंगा। ये भाई लव बर्ड पे माशाल्लाह प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछें कि ये बर्ड्स की हॉबी में कब आए, इनका क्या नाम है, कौन कौन सी म्यूटेशंस पे ये काम कर रहे हैं। जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ सदीकी है और मैं लव बर्ड्स को एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया था 2001 में, और फिर इसको मतलब प्रोफेशनल लेवल पे या म्यूटेशंस में आप कह लें, मैं इसमें आया 2017 में अप्रॉक्सीमेटली, और वो भी एक्सीडेंटली आया था। मतलब मेरे पास एक स्प्लिट बर्ड आ गया था और जिससे मेरे पास आगे फर्दर बर्ड प्रोड्यूस हुआ और मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। फिर मैंने उस पर स्टडी शुरू की काफ़ी, और मतलब मैंने फिर इस पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी दैट वाज ओनली अराउंड आई गेस 7 और 8 लाख, 7-8 लाख से मैंने इसको स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी लव बर्ड की कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं है पाकिस्तान में जो मेरे पास नहीं है। मतलब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हर म्यूटेशन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। जो अपकमिंग आने वाली हैं उनके लिए भी हमारी स्ट्रगल है कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द उनको पाकिस्तान में आएँ, जब तो हमारे पास भी आएँ। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि लव बर्ड में जितनी भी म्यूटेशंस एग्जिस्ट करती हैं टिल आप कह लें कि अभी डिक्लेयर भी नहीं हुई है, जिस तरह से पैलेड है, पैलेडोप्लाइन वर्किंग बर्ड्स, तो मेरे पास वो भी मतलब सेटअप पे लगे हैं। और जो आने वाली हैं जिस तरह एक्वा है, येलो फेस है, तो उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे बर्ड जो है हम अपने पास ला सकें। तो इंशाल्लाह आई होप कि वेरी सून हमारे पास वो बर्ड भी होंगे। तो सर आपके पास इस टाइम कितने बर्ड्स हैं, कितने पेड़ हैं उनके, और नेक्स्ट ईयर आपका क्या प्लान है? अच्छा, मैं ना हर साल इस तरह करता हूँ जब से मैं म्यूटेशंस में आया हूँ कि मैं पेड़ बढ़ाता नहीं हूँ। मतलब जितना मेरे पास स्पेस है, जितना सेटअप पे मैं उसी में मैनेज कर रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास चंद पेयर्स लगे हुए हैं। मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली मेरे इस सेटअप पे अप्रॉक्सीमेटली कोई 80+ पेयर्स लगे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 85 पेयर्स लगे हुए हैं। और मेरा एक सेटअप और है वो जो कि पार्टनरशिप पे असद कमर भाई हैं उनके साथ, तो वहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 55 पेयर्स लगे हुए हैं। तो वी हैव अ लॉट, मतलब जो है वो एक ह्यूज क्वांटिटी। तो इसको हम मज़ीद नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम इसको मैनेज नहीं कर सकते ना। तो बस हम इसी में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट ईयर में हमने एडिशन करनी है, तो इस ईयर्स के जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि इस साल डेकिनोस, क्रीमिनोस, अब हर बंदा उसके पीछे जा रहा था, तो मेरा माइंडसेट या ओपिनियन थोड़ी चेंज है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे मतलब इख्तलाफ राय हो, बट मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाता हूँ जिस चीज़ की तरफ सारे चले जाते हैं। तो मैंने यही देखा इस सीज़न में कि डेकिनो, क्रीमिनो की तरफ हर कोई जा रहा है। हालांकि मेरा प्लान था उसको एक्सटेंड करने का, हमारे पास 7-8 पेयर थे, मैं सोचा था मैं 15-20 तक जाऊंगा, बट जब मैंने देखा कि सबकी मतलब इसकी डिमांड इतनी हाई हो गई है, प्राइस इतनी हाई हो गई है और सारे इसी में आ रहे हैं, तो मैंने वो क्विट कर दिया। और आई जस्ट हैव 1 पेयर अभी एट द मोमेंट मेरे पास डेकिनो का। तो बाकी जो निकाले फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेरे पास स्पेस क्रिएट होगी, तो उस स्पेस में फिर मैंने न्यू मतलब एडिशन की, जिस तरह पैलेडोप्लाइन वर्किंग के बर्ड ऐड किए, डल्यूट अपलाइन वर्किंग के किए। वैसे मेरे पास पहले से भी थे डल्यूट और अपलाइन वर्किंग के, लेकिन और मैंने मज़ीद ऐड किए। इसी तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो है वो सिंपल अपलाइंस में मतलब बेहतर से बेहतर करने के लिए टॉप बर्ड्स कुछ और न्यू बाय किए। तो इस तरह से मेरी एडिशन होती है। मैं जगह नहीं एक्सटेंड करता हूँ, मैं बस पिछले कुछ निकाल के डिसीजन करके हर साल कुछ नई एडिशंस कर लेता हूँ। तो सर आपको लव बर्ड का शौक कैसे पड़ा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने 2001 में लव बर्ड रखे थे, तो इसके अलावा भी कोई बर्ड्स रखे थे आपने? अच्छा, इसकी थोड़ा सा लंबा डिटेल्ड आंसर दूंगा क्योंकि अभी आपने पूछ लिया स्टार्टिंग कैसे की। अच्छा, ये शौक़ ना मुझे मेरी वालदा से पड़ा है। मेरी वालदा को सबसे पहले तो हैंड्स, मुर्गियाँ वगैरह रखने का शौक़ था। बचपन की बात बता रहा हूँ, जब हम मतलब 3-4 क्लास में पढ़ते होते थे। फिर आई वॉज इन कराची, मैं कराची में था सन 2000 के बाद ना, सन 2001 में। तो वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने लव बर्ड्स और कॉकटेल्स रखे हुए थे। तो मेरी वालदा ने उन्हीं से वो लिए कॉमन लुटीनो जिसको हम कहते हैं, वो पेयर लिया। तो मुझे तब से शौक़ है, फिर मुझे भी उनके साथ शौक़ हो गया और मैंने मतलब वो साथ उनकी टेक केयर करना शुरू कर दी। तो समझ लें 2001 से लेके ऑनवर्ड फिर मैंने रखे, और उसमें फिर बीच में मेरे शौक़ भी बदलते रहे। जिस तरह होता है एक शौकीन आदमी के, बीच में मैंने फिर कभी रिंग रख लिया, कभी मैंने वो छोटी डव्स होती हैं, चाइना डव्स उनको पहले कहा करते थे, आज मेरे ख्याल से आजकल उनको डायमंड डव कहते हैं, शायद पाइट डव, डायमंड डव। मतलब जो इन शॉर्ट सीधी सी बात है, जो मुझे चीज़ मतलब समझ में आती थी, जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, मैं वो ले लेता, जो मेरी कैपेसिटी में होती थी। बिकॉज जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपका इतना ओपन बजट नहीं होता कि आप जो चाहें बाय कर लें। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तौफीक दी है, तो जो सोचते हैं वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस टाइम ये नहीं था। उस टाइम हम बड़ी मुश्किल से, मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ कि अल्बाइनो जिस तरह, वो उस टाइम मेरा ड्रीम बर्ड था क्योंकि मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता था, वाइट कलर कंप्लीट। लेकिन उस टाइम वो हमारे बजट में नहीं आता था, ना ही इतनी कह लें कि पॉकेट में नहीं होती है। तो उस टाइम भी वो एक्सपेंसिव बर्ड था इन शॉर्ट। मुझे याद है कि मैंने अल्बाइनो अपनी मतलब होश में
50,000 का पेयर देखा हुआ है, अल्बाइनो की बात कर रहा हूँ, जो आजकल भी वैसे काफ़ी हाइप पे है, और मिनिमम उसको मैंने 6,000 पे देखा हुआ है। मतलब ये इतना फ्लक्चुएट हो रहा है और लोग कहते हैं जी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। तो मैं 2001 के बाद से ऑनवर्ड देखूं तो अभी तक मैंने बर्ड्स की डिमांड ख़त्म होते नहीं देखी। हाँ, इनको ऊपर नीचे होते हैं देखा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी आइटम को मैं डेड कंसीडर कर लूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो सर जैसा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो म्यूटेशन की तरफ जा रहे हैं, सॉरी कमर्शियल आइटम की तरफ जा रहे हैं, जैसे क्रीमिनो अल्बाइनो है, स्पेशली न्यू फैंसियर जो हैं, तो उनको नेक्स्ट ईयर किसकी तरफ जाना चाहिए? ऑफलाइन की मार्केट काफ़ी डाउन है, लोग वो लेने से कतरा रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट ईयर किसकी तरफ जाना चाहिए? सर इसमें इस तरह से है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा जो न्यू फैंसियर है ना, वो थोड़ा सा मतलब इस फील्ड में ना स्टडी किए बगैर आ रहा है। ज़्यादातर लोग ना सिर्फ इस चीज़ से इंस्पायर होके आ रहे हैं कि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, हमने भी देखे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये आपकी मोटिवेशन सिर्फ पैसा अगर होगी ना, तो फिर आप मैं माजरत के साथ ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ट्रक की बत्ती फॉलो करेंगे। अब आपको कोई भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगा कि ये अच्छा इसकी वर्किंग कर लो, सारे ये लगा रहे हैं, आप उसके पीछे लग जाएंगे, इसकी कर लो, उसके पीछे लग जाएंगे, तो कोई अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं सबसे पहली सजेशन तो जितने भी न्यू फैंसियर्स हैं उनको ये दूंगा कि पहले इसकी लर्निंग करें, फिर आपको खुद समझ आएगी मैंने किस तरफ जाना है। जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर कोई पशेमानी नहीं है, या मैं इस पर इंशाल्लाह कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने डेकिनो इस साल ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई, या ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि यार अब डेकिनो हर घर से निकलेगा, तो मैं क्यों लगाऊँ, मैं वो लगाता हूँ जो कम निकलेगा और ज़्यादा कॉस्टली भी होगा और ज़्यादा डिमांड में होगा। तो मैंने किस में गया, मैं डाइल्यूट अप्लायंस में गया, मैं पैलेट्स में गया, मैं ग्रेविंग्स में गया, एंड ऑनवर्ड, मतलब जो भी है मैंने उसमें नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट मैंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा अपने लिए, अप्लायंस के हवाले से मैंने अप्लायंस को और इन्हांस किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पहले भी काफ़ी अप्लायंस थे, और इस साल मैंने उससे बेहतर क्वालिटी के अप्लायंस जो है ऐड किए अपने। हालांकि लोग उससे दूर भाग रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मैंने ऐड किया उसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए। जो चीज़ फॉर एग्जांपल मुझे पिछले साल 1.5 लाख की मिल रही थी, मुझे वो इस साल जो है 70-80 हज़ार रुपये में मिल गई, तो मैंने उसको कैश किया। इंशाल्लाह आई एम मतलब वेरी श्योर कि अनकरीब जो है वो ये दोबारा रिवाइव करेगा, क्योंकि ये अपलाइन ऐसी म्यूटेशन है कि दुनिया की किसी भी म्यूटेशन को लव बर्ड्स में आप ले लें, उसका एंड आके अपलाइन है। आप खुद ही इसको कैलकुलेट करके देख लें। मिसाल के तौर पे डाइल्यूट आया है, सिंपल फिशरी है, अब उसने किधर जाना है? डाइल्यूट फिशरी में तो नहीं रहना ना, उसकी वर्किंग अपलाइन में आएगी। अपलाइन में वो पहले ग्रीन में आएगा, फिर ब्लू में आएगा, पार ब्लू अपलाइन, इससे आगे कहाँ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो पेल फेलो अपलाइन में आ रहा है, उसमें स्लाइड सा माइनर चेंज आती है। खैर वो एक अनदर डिटेल है कि उसकी वर्किंग कहाँ तक जा रही है, बट मैं ये समझता हूँ कि अपलाइन इज़ एंड ऑफ ईच म्यूटेशन। अपलाइन से आगे कोई वर्किंग नहीं है किसी भी म्यूटेशन की। तो ये मेरे ख्याल से बस ये हमारे लोगों ने इसको ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर दिया कमर्शियल के हवाले से, कि कमर्शियल की तरफ भाग गए, लेकिन ये लोगों को एहसास होगा और अनकरीब जो है लोग इसकी तरफ वापस आएंगे। कमर्शियल आप लगाएं, ज़रूर लगाएं। मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा नया आ रहा है इस फील्ड में, उसको स्टार्ट ही कमर्शियल से करना चाहिए। वो उसको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि वो डायरेक्ट ही बहुत कॉस्टली बर्ड की तरफ आ जाए। स्टार्ट विद कमर्शियल, लेकिन आप कभी भी इन चीज़ों को बीच में स्किप नहीं कर सकते कि मैं अपलाइन को स्किप कर दूं या मैं डाइल्यूट को। मैं तो बीइंग ब्रीडर, बीइंग फैंसियर, बीइंग लव बर्ड म्यूटेशन, आप कह लें कि जो है वो जितना मुझे नॉलेज है उस हवाले से मैं यही आपको राय दूंगा कि आप जो भी लगा रहे हैं सब कुछ मतलब सबको फोकस करें। ऐसा ना करें कि किसी एक, मतलब मैं यहाँ पे एक वो अंग्रेज़ी का मुहावरा कोड करूँगा कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही मतलब बास्केट में एक ही किस्म के अंडे सारे रख देंगे ना, वो फिर काम ख़राब हो जाएगा। मतलब अब मैं मिसाल देता हूँ, आप हैं, ये कोई और है, उसने अगर 50 डेकिनो के पेड़ लगा लिए फॉर एग्जांपल सबको देखते हुए, अगर फॉर एग्जांपल वो डेकिनो इतना गिर जाता है या डिमांड उसकी नीचे हो जाती है और लोग किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे थे, तो आप क्या करेंगे? आप तो ये समझेंगे डूब गया, मैं मर गया, ये हो गया। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें सर, मेरा तो यही मशवरा है, जनरल सा मशवरा, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके लगाएं। कभी भी एक तरफ ना चल पड़ें, जिस तरफ की हवा है उस तरफ हो जाएंगे तो फिर जो नुकसान बाकी उठाएंगे वो आप भी उठाएंगे। इसलिए डिसीजंस आप खुद लें। अच्छा सर, लास्ट इंटरव्यू मैंने मुबीन चौहान साहब का किया था, उन्होंने बताया था कि उनको देख के 10-15 लोगों ने, किसी ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, किसी ने 15 लाख की। तो आपके ख्याल में नए बंदे को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो आपको भी पता है कि कोई नुकसान भी होता है लोगों को, तो वो इससे डिसहार्ट हो गए, इसलिए वो भी छोड़ भी जाते हैं। तो आपका क्या मशवरा है इस बारे में?
सर इसमें अगर तो कोई चाहता है ना सेफ प्ले करना, और वैसे भी अगर थोड़ा सा उसको प्लान करके, तो वो कभी भी एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एक बंदा है फॉर एग्जांपल, वो उसको बस अभी ये नया नया फैसिनेट हुआ है इस चीज़ों से और इसमें आना चाह रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा पहले वो विद अ शॉर्ट बजट स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल 2-2.5 लाख रुपए में मल्टीपल बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स ले, हाउस कीपिंग सीखे, ब्रीडिंग सीखे, फिर आगे स्टेप अप करे, जिस तरह से हमने किया। मैंने भी ऐसे ही किया था शुरू में, बल्कि इनिशियली मैंने पहले शायद मेंशन किया 7-8 लाख, वो मेरी सेकंड इन्वेस्टमेंट थी। मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए थी कि जिसको आप निकाल दें, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख के बर्ड थे। मैंने इससे ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि मुझे ब्रीडिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। ऑल्दो मैं 2001 से वो कर रहा था, लेकिन मैं कभी ब्रीड ले पाता था, कभी नहीं, मतलब वो खुद ही आ जाती थी। मुझे कुछ मतलब इस चीज़ का वो नहीं था कि इनसे मैंने ब्रीड लेनी है, वो सिर्फ शौक था, दैट वाज प्योर शौक। तो इसीलिए खैर आप जो है इसमें इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वाइजली इन्वेस्ट करें। आप पहले नीचे से स्टार्ट करें, जब आप लर्निंग कर जाएं फिर बिलीव मी आपको खुद समझ आ जाएगा मैंने कितना इन्वेस्ट करनी है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट नहीं है। एक बंदा है अगर उसका बजट 2 लाख है, तो मैं उसको क्यों कहूँ वो 10 लाख लगाए, वो 2 ही लगाएगा ना। एक बंदा है आप हैं, आपके पास 10 लाख है और आपको सब कुछ आता है, मैं कहूँगा आंखें बंद करके लगा दें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये वैसे भी जो है वो लाइफ स्टॉक जो है ना काफ़ी रिस्की बिज़नेस है। रिस्की इन द सेंस कि ये एक जानदार चीज़ है। आप इसके साथ उस तरह से कैलकुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते, और ना ही इसकी आउटपुट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बर्ड आपके पास क्या रिजल्ट दे रहा है आपको नहीं पता ना, क्या देने वाला है, सॉरी आपको नहीं पता। हमारे पास मतलब मेरे पास लास्ट सीज़न की एग्जांपल दूँ, कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो फॉर एग्जांपल मैं वैसी रफली मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने लाख का बाई किया हुआ था और उसके बच्चे मैं 5 से 6 लाख के सेल कर चुका हूँ। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे भी थे वो मैंने 5 से 6 लाख का ख़रीदा हुआ है और मेरे पास उसकी आउटपुट अभी तक ज़ीरो है। तो दिस इज़ समथिंग कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जो है वो बजट को डिवाइड करके लगाएं, जिस तरह मैंने पहले कहा था, और इन्वेस्टमेंट अपनी क्या कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाएं, सीधी सी बात है। इसमें वो मेरे जहन में वर्ड आ रहा है, ये कुक आता है। इसमें आप 1 करोड़ भी फेंक देना आपको नज़र ही नहीं आएगा 1 करोड़ किधर गया। वो आपके 2 टावर के अंदर ही 1 करोड़ कवर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप डन फेलोज बाय कर लेते हैं तो 1 करोड़ में कितने बाय कर लेंगे आप, कितने पेड़ लगा लेंगे। तो ये सर ये कुक आता है, आप अपने हिसाब से जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लान करें और उस हिसाब से आप पेयरिंग्स करें। अच्छा सर, काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले नए बंदे को बर्ड कीपिंग सीखनी चाहिए। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप 2001 से ये काम कर रहे हैं, तो कभी कोई आपको अब दोबारा कोई प्रॉब्लम आई है इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद? कभी कोई मसला है, डेड इन शेल जैसे होता है या वायरस वगैरह आता है कोई शेड में, या उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आई है कोई? सर देखें, ये तो नेवर एंडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है फ्रैंकली स्पीकिंग। सन 2001 से लेके अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया आ जाता है सीखने को। मैं कभी नहीं कह सकता कि अब मैं कंप्लीट हो गया हूँ, मैंने सारा कुछ सीख लिया, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप लड़ चुके होते हैं पहले, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप ये समझें कि यार मैं गुरु हो गया हूँ, ये कभी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। मेरे जहन में ये सोच आई थी सन 2020-21 में कि अब मैं गुरु हो गया हूँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, मैं कहा नहीं यार ये नहीं ख़त्म हो सकती। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, और जो कि मेरे सॉक्सीड की वजह से था, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। उसकी वजह से मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 100+ चिक्स एक्सपायर हो गए। तो मैंने उस चीज़ से भी फाइट किया। तो कहने का मकसद है सर, ये नेवर एंडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप नई नई चीज़ें फेस करते हैं और नई नई चीज़ें मतलब हर साल आपको देखने को मिलती हैं। डेड इन शेल या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, अब जो कॉमन रीजंस होती हैं उनको हमने टैकल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास उस तरह से डेड इन शेल नहीं होता कि पूरा शेड डेड इन शेल चला गया। अब अगर हम इस तरह की चीज़ फेस करते हैं तो चंद पेयर्स में करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आप सर 100% रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। अभी जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ, उसका रिफ़ंड आपको 5-6-7 लाख रुपए तक भी हो सकता है, और ऐसा है कि आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और इसका रिफ़ंड 0 हो सकता है। इट्स लाइफ स्टॉक, इसको आप शौक से करें बस, और इसका जो आउटपुट है ना उसको फ्रूट समझ के यूटिलाइज़ करें, सीधी सी बात है। मैं तो ज़्यादातर अभी तक मेरी प्रैक्टिस यही है सो फॉर कि मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उससे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर वर्थ की बात करें तो आई एम 10 मिलियन प्लस, मतलब बर्ड्स की जो वर्थ है मेरे पास, तो मैं उसी के अंदर इन्वेस्ट करता गया हूँ। मैंने जितना उससे निकाला उसी में इन्वेस्ट किया, इनफैक्ट और भी बीच में ऐड किया। तो ये इस टाइप की चीज़ आप ऐड करते हैं, उसी को बढ़ाते रहते हैं।
जब ये है कि इसका जो एक्सपेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैनेज करते हैं, चूँकि मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से हमारे दोनों शेड्स का जो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 पर मंथ तक जाता है, 75,000 तक। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद कवर करते हैं। मुझे अपने किसी और बिज़नेस से या किसी और मतलब उसकी एडिशन नहीं करनी पड़ती। मुझे सुकून है कि यार ये अपना ख़र्चा खुद निकाल रहे हैं, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है कि एक बर्ड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास सारी म्यूटेशनें लगी हुई हैं, तो जैसा कि डिल्यूट है, ग्रेविंग है, इन सारी म्यूटेशनों में इसके अलावा भी जो आपके पास म्यूटेशनें पड़ी हुई हैं, इन सब में आपको एक बर्ड होता है कि उसका जुनून होता है कि यार ये मेरा फेवरेट बर्ड है, तो इससे मैंने इस साल इतनी मेरा टारगेट है कि मैं इतने इससे बच्चे लूँगा और नेक्स्ट ईयर मैं ये एडिशन करूँगा। तो वो कौन सा बर्ड है जो आपका मोस्ट फेवरेट है? लव बर्ड्स में अगर आप जनरली मेरे से पूछें कि आपका सबसे फेवरेट बर्ड कौन सा है, तो दैट इज़ ग्रीन ओपलाइन एंड ग्रीन यूविंग ओपलाइन, ठीक है। सेकंड नंबर पे पार ब्लू ओपलाइन एंड पार ब्लू यूविंग ओपलाइन। ब्लू मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों, बस नेचुरली। बाकी रही बात कि हर साल या इस साल मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली वक्त के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस साल का आपसे शेयर कर देता हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि इस साल मैं इंशाल्लाह पार ब्लू पैलेट ओपलाइन तक जो है वो वर्किंग अपनी कंप्लीट कर लूँ, या क्या कहते हैं डन फेलो ओपलाइन के जो है वो मेरे पास कुछ प्रोड्यूस हो जाएं, या एटलीस्ट स्प्लिट्स मैं मतलब उसमें से अच्छे प्रोड्यूस करूँ। तो इसी तरह अगर फ्यूचर की बात करें तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि मैं येलो फेस और येलो फेस ओपलाइंस की वर्किंग करूँ। तो ये तो सर टाइम के साथ साथ चेंज होती है, और ये हर किसी का अपना प्लान है। मैं किसी को इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ जिसके पीछे लोग लग के कहें यार अशर ने ये लगाया हुआ मैं भी ये लगा लूँ। तो मैं जनरल बातें कर रहा हूँ और लिटरल बिल्कुल हकीकत बातें कर रहा हूँ। वो इस तरह से नहीं है कि मैं आपको बता कुछ रहा हूँ मैंने लगाया कुछ है। इंशाल्लाह मैं आपको भी शेड भी विज़िट करवाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा मेरे पास लगा क्या है। यही चीज़ें हैं, मैं हर साल प्लान चेंज कर रहा होता हूँ कि इस साल मैंने ज़्यादा फोकस इस पर करना है, इस साल इस पर करना। अच्छा, तो जैसा कि आपने डन फेलो भी लगाए हुए हैं, पेल फेलो भी लगाए हुए हैं, डन फेलो, पेल फेलो, अल्बाइनो रेड आई, इनमें मोर्टेलिटी का बड़ा इशू आता है, तो इनकी मोर्टेलिटी को कम करने के लिए कोई आपके पास कोई टिप्स हैं नए लोगों के लिए जिनको आप बता सकें कि इनकी मोर्टेलिटी को कैसे कम कर सकते हैं? क्या आपने ट्रीटमेंट इसका ढूंढा हुआ है? सर इसमें कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। टिप्स की सूरत में मैं पहले भी चीज़ शेयर कर चुका हूँ, भी आपके चैनल के उससे भी मैं कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बर्ड को ब्रीड लेने में जल्दबाजी नहीं करें। बर्ड से ब्रीड उसके प्रॉपर एडल्ट टाइम में लें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि नॉर्मली 8-9 महीने का बर्ड होता है, उसको ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया और उससे जो है ब्रीडिंग की ट्रायल लेना शुरू कर दी, तो बर्ड अभी प्रॉपरली मैच्योर भी नहीं हुआ होता, तो वो किस तरह आपको एक हेल्दी या मतलब उस तरह से एग प्रोड्यूस करेगा और बच्चे प्रोड्यूस करेगा, फिर उसमें मोर्टेलिटी की रेशियो हाई हो जाती है। तो कोशिश करें कि आपने जो भी मतलब पेयर ब्रीड करवाने हैं वो प्रॉपर मैच्योर एटलीस्ट शुड बी अराउंड मतलब कोई 12 से 15 महीने का बर्ड हो, फिर उसको आप ब्रीडिंग पे लगाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डेफिनेटली एक अच्छा एक एनवायरनमेंट जिसमें वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, लाइट और एक फ़्रेश फूड, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, ये चीज़ें मेक श्योर करें कि ऐसा नहीं है कि आप पानी रखा है तो 2-2 दिन पड़ा हुआ है उसी तरह उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है। सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो वो 5-5, 6-6 घंटे इसी तरह पड़ा हुआ है, उस पर डिफरेंट वायरसेस या बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं। वो चीज़ें पता क्या होती हैं, एडल्ट्स को तो हैम्पर नहीं करती, लेकिन वो बच्चों को ये चीज़ें वो नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल रेड आई बर्ड्स हैं, वो जेनेटिकली वीक बर्ड्स होते हैं, मतलब कंसीडर होते हैं, डन फेलो हो गया, पेल फेलो हो गया, एनेसेलिनोस जो है मतलब जिसको हम रेड आई बर्ड कहते हैं वो हो गए, ये जेनेटिकली वीक होते हैं। तो इनको जितना आप अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट, डाइट और ये चीज़ें देंगे तो इनका सर्वाइवल ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है, कोई ऐसे फार्मूले नहीं है जो हम दे रहे हैं और हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। लिटरली जनरल चीज़ें हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। हमारे शेड में जो वेंटिलेशन अच्छी रहे, एयर अच्छी रहे, खुराक हम फ्रेश दें, पानी हम फ्रेश दें, सफाई का ख्याल रखें, एज पूरी हो बर्ड की तो बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही परफॉर्म करता है। और हाँ, एक और चीज़ है कि बर्ड की हिस्ट्री, ब्रीडिंग हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सिबलिंग्स को क्या कहते हैं, उसके अलावा स्टेप सिबलिंग्स को हम कोशिश करते हैं पेयर ना करें। इररेलेवेंट मतलब इररिलेटेड कह लें बर्ड जो है वो लगाते हैं कि एक हमारे पास डिफरेंट लाइन का बर्ड है, एक टोटली डिफरेंट लाइन का, तो उससे ऑटोमेटिकली वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बन के आगे अपीयर होती है और हमारे पास मोर्टेलिटी रेट आता है, ऐसा नहीं है ज़ीरो है, लेकिन कंपैरेटिवली कम आता है। ऐसा नहीं है कि यार 10 पेयर ब्रीड किए हैं, टोटल 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर पेयर की जो है एक एवरेज जो है वो 4 चिक्स की रेड आई में भी होती है। ठीक है। तो सर जैसा कि सीज़न शुरू हो चुका है,
तो माशाल्लाह कुछ लोगों के पास ब्रीड आ भी रही है, किसी की अभी आनी स्टार्ट हुई है। तो जब आप समझ लें कि आपके पास ब्रीड आ गई है, आपके पास बच्चे वगैरह आ गए हैं, तो आपका सेल करने का प्लान क्या होता है? कैसे आप उसको सेल करते हैं? पूरा सीज़न उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि नए लोगों के लिए वो इशू होता है, कहते हैं कि हमें सेल करने में मसला आता है। तो आपकी क्या प्लानिंग होती है सेल के वाले से? जब मैं म्यूटेशंस में आया था तो मेरी भी प्लानिंग एक नॉर्मल कह लें न्यू फैंसियर वाली थी कि मैं धड़ाधड़ ऐड पोस्टिंग कर रहा था, बर्ड पे फोकस नहीं कर रहा था कि मैं प्रोड्यूस क्या कर रहा हूँ, और बस बेचने पे फोकस कर रहा था। तो फिर बाद में अल्टीमेटली आई गेट टू नो कि भाई सबसे पहले मैं अपने बर्ड पे फोकस करूँ कि मैं प्रोड्यूस क्या करवा रहा हूँ। जब मैं अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली डिमांड हाई हो गई। मतलब मैं फेयरली बताऊँ तो मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है कि एक हल्का बर्ड कम प्राइस पे बेचना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि एक अच्छा बर्ड हाई प्राइस पे बेचना। ये स्टेटमेंट मैं फिर बोलता हूँ कि एक अच्छा हल्का बर्ड कम प्राइस पे बेचना मुश्किल है बनिस्बत के एक अच्छा बर्ड और उसको आप हाई प्राइस पे बेचते हैं। आप करके देख लें, आप क्वालिटी पे सर फोकस करें, क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करें, आपके पास डिमांड खुद क्रिएट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट मैंने मेरे ख्याल से 600 के अराउंड अबाउट या उससे 600 प्लस बच्चे सेल किए हैं। और शायद आप मेरी प्रोफाइल भी देख लें या मतलब फेसबुक की या मतलब एड्स वगैरह देख लें तो इट वुड बी हार्डली शायद कोई 20 25 30 पोस्टें लगाई होंगी मैंने, शायद वो भी जर्नल थी, किसी के साथ फॉर सेल मैंने मेंशन नहीं किया। कुछ तो ऐसी थी कि सर मैंने पेरेंट्स की वो शेयर की तो मेरे से खुद लोगों ने डिमांड की कि यार हमें इसके चिक्स चाहिए या ये पेयर दे दें, वट एवर। मतलब लोग खुद आपको अप्रोच करते हैं। मैं तो यही कहूँगा सर, बाकी न्यू फैंसियर के लिए डेफिनेटली इसको प्लान करना है। आपने प्लान इस तरह से करना है कि जब भी आप इस फील्ड में आए हैं तो अपनी एक अपीयरेंस बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप हैं फॉर एग्जांपल आपने बर्ड लिए तो चुप करके बैठ गए एक कमरे में, किसी को पता ही नहीं है ये साहब कौन है, इनके पास क्या लगा है। आप अपने आप को एक्टिव रखें सोशल मीडिया पे, किसी भी सूरत में अपने बर्ड शेयर करें, आप नॉलेज शेयर करें या पार्टिसिपेट करें जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो रही है इन चीज़ों में, ताकि लोग आपको जानें। वो अल्टीमेटली ज़रूरी है। इट टेक्स टाइम कि आपको लोग जानें। तो जब जानेंगे, लोगों को पता होगा आपके पास अच्छी चीज़ है, तो लोग आपके पास खुद आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हर बंदे के, कामयाब बंदे के पीछे कोई ना कोई उस्ताद होता है। तो बंदा उसके पास जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बंदा उसको बताता है कि यार मैं यहाँ फंसा हूँ आगे। तो आप कभी जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते हैं आप? कौन किसको फॉलो करें आप? स्पेसिफ़िकली कोई एक तो टीचर या उस्ताद नहीं है इस फील्ड में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों से सीखा है। चंद नाम बता देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे इस लेवल पे इतने शॉर्ट टाइम में लाया है कि जो मेरे उस्ताद हैं वो मेरे शागिर्द भी हैं, जिनका मैं उस्ताद हूँ मेरे शागिर्द। मतलब इस तरह से है कि एक दूसरे के हम उस्ताद हैं। कुछ चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। उसमें जो है वो हंजला भाई, उनको खैर मैंने कुछ नहीं सिखाया, वो हर तरह से मेरे से ज़्यादा ही नॉलेज रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे तो मैंने सीखा ही सीखा है। जिस तरह असद भाई हैं, वो शुरू में मेरे उस्ताद थे, बाद में मेरे से भी उनको कुछ चीज़ें सीखने को मिली। असद कमर भाई हैं, उसके अलावा उमैर भाई हैं, उमैर चौहान भाई हैं। तो मतलब हम इन शॉर्ट जितना हमारा एक सर्कल है वो बना हुआ है ना, उसमें हम ये नॉलेज शेयरिंग करते हैं। हम एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द हैं। हम किसी, सीधी सी बात है, किसी एक के चरणों में नहीं बैठे हुए और किसी एक पर रिलाई नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं तो ख़ुद इस चीज़ को स्टडी करते हैं। मतलब मैंने लबर्ड कंपेंडियम जो है वो इरफान भाई के थ्रू मेरे पास पहुंची। यहीं पे वलेंशिया में रहते हैं वो, मेरे घर के पास हम साया। न्यू फैंसियर है तो देखें उनका पैशन है कितना, मतलब वो पैशनेट थे कि न्यू आए हैं इस फील्ड में और उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये की बुक मंगवा ली। अभी रखा कुछ नहीं था, लेकिन वो ये मतलब कहना चाह रहा हूँ कि हर न्यू फैंसियर में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार पहले लर्निंग हो, उसके बाद हम इसको देखेंगे हमने इसको बिज़नेस किस तरह बनाना है। तो बस इन शॉर्ट हम एक दूसरे के उस्ताद हैं सर। ये सारे जितने मैंने नाम लिए हैं इनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सीखा ही है। एक क्वेश्चन और ऐड कर दें, अभी आ रहा है। अच्छा सर, जैसा कि ऑफलाइन के बारे में पहले लोग उसकी काफ़ी डिमांड थी, तो सारे कह रहे थे कि उसकी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि उसको बर्ड को कैसे बाय करना है, उसके क्या होते हैं, क्वालिटी वगैरह क्या होती है, कैसे चेक करते हैं। जैसा कि अब दूसरी म्यूटेशनें हैं, जैसे कि ग्रेविंग है, दूसरी है ये पैलेट वगैरह सारी, तो इनको भी स्टडी करना पड़ता है पहले। इनकी भी क्वालिटी को कैसे अब हम गैस करते हैं? सर कोई भी बर्ड है ना, चाहे वो लव बर्ड है, चाहे वो और भी कोई बर्ड है, तो हर बर्ड्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब आप बात करते हैं ना क्वालिटी की, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने अप्लाइन की बात की है, तो अप्लाइंस के कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं कि उसका हुड कलर क्या होना चाहिए, उसकी मार्किंग कैसी होनी चाहिए,
बाकी जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि बर्ड की सिटिंग, स्टांस, साइज, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो तो सब बर्ड्स के हैं, मतलब सारे लव बर्ड्स के। लेकिन स्पेसिफिक म्यूटेशंस के हवाले से भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जिस तरह पैलेट की आपने बात की, तो डेफिनेटली उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने बहुत सारे अभी पैलेट्स देखे हैं जो विद वाइट फ्लाइट्स हैं, येलो कलर के पैलेट्स हैं, वो पैलेट्स हैं बट डेफिनेटली दे कम अप विद सम इम्प्योरिटी। उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐड है, कईयों में पेस्टल होगा, कईयों में पाइड होगा, कईयों में कुछ होगा। तो वो चीज़ें आपको जब तक फिनोटाइप नहीं पता होगा, जब तक आपने रिसर्च या स्टडी नहीं की होगी इस पर, तो आप फिर इसी तरह सस्ते के चक्कर में, थोड़े से सस्ते के चक्कर में इस तरह का बर्ड उठाएंगे जो अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइन का सत्यानाश कर देगा। तो मैं यही कहूँगा कि पहले सर जिस भी चीज़ में आप जा रहे हैं उसको स्टडी कर लें अच्छी तरह से, फिर आप बर्ड जिससे मर्जी बाय करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सिर्फ आपने बर्ड को बाय करने से पहले जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो देखने होते हैं कि मैं जिससे बाय कर रहा हूँ आया वो कोई इस तरह के बर्ड्स में डील तो नहीं कर रहा जो कंटेमिनेटेड, मतलब जिसमें वायरस ये शिपमेंट के बर्ड या इस तरह के बर्ड में डील तो नहीं कर रहा, या वो ब्रीडिंग में इस तरह के बर्ड तो नहीं यूज़ कर रहा कि जो आगे जाके आपकी पूरी लाइन ख़राब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसने पाइड पेस्टल वो धड़ल्ले से कह रहा है कि हाँ जी मैंने ऐड किया हुआ, इससे साइज़ बढ़ता है, इससे कलर इन्हांस होते हैं। तो इस तरह के ब्रीडर से हम बर्ड ना बाय करते हैं, ना करेंगे, ना सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर पेडिग्री का मतलब ही है प्योरिटी। जब आप इस तरह की शॉर्टकट्स मारते हैं अप्लायंस को क्लियर करने के लिए, बीच में वो पेस्टल डाल दिया, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो फिर आप प्योरिटी से दूर हो जाते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड इज़ फॉर ऑल, मतलब जितनी भी म्यूटेशन उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते ही होते हैं, बस आपको पता होने चाहिए। तो चलें आपको दिखाते हैं कि किन किन म्यूटेशन पे अशर भाई काम कर रहे हैं और कितने बर्ड इनके पास लगे हैं।